हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लव गॉडेस ने यहाँ पर मिस वांग कानी और टांगू टोंग को एक बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया था, क्योंकि वो उन दोनों से कह रही थी कि अगर तुम लोग यूहो को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम दोनों को एक दूसरे से लाइफ एंड डेथ बैटल करते हुए एक दूसरे को जान से मारना होगा। सिर्फ किसी एक के मरने पर ही यूहो सर्वाइव कर सकता है और इसी वजह से इन दोनों ने आपस में फाइट करना शुरू कर दी थी। क्योंकि साथ ही साथ हम लोगों को यहाँ पर मालूम हो जाता है कि ये असली लव गॉडेस नहीं है बल्कि ये केवल गॉडेस है जिसने लव गॉडेस की बॉडी पर कब्जा कर रखा था और वो यहाँ से किसी को भी जिंदा जाने का इरादा नहीं रखती थी। इसलिए हम देखते हैं कि वो यूहो को जान से मारने की कोशिश करती है, पर तभी अचानक वहाँ पर गॉड टैंगसेंग आ गया, क्योंकि उसे हार मानने को बोल रहा था। लेकिन दूसरी तरफ फीमेल गॉडेस जानती थी कि टैंगसेंग तो एक गॉड किंग है, वो जाकर भी मोटर रेल्म के मामलों में इंटरफियर नहीं कर सकता। लेकिन उसे ये बात मालूम नहीं थी कि टैंगसेंग के पास गॉड इलेक्ट्रो लक्स है जिसे डिवाइन क्लास बांधकर नहीं रख सकते और इसी वजह से हम देखते हैं कि वो फोरे से जमीन पर आते हुए यहाँ यूहो के साथ मिलकर इवल गॉडेस को जान से मार डालता है, जो सीन तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त दिखाई दे रहा था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को यहाँ पर गॉडेस ऑफ लव की बैक स्टोरी जानने को मिलती है, जिसकी शुरुआत इसी वैली ऑफ लव एंड पैशन से शुरू हुई। पहले ये वैली बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी क्योंकि तब के टाइम गॉडेस ऑफ लव एक किंग नाम के आदमी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और इन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि ये दोनों शादी करने के बाद इसी वैली में रहेंगे और हर जन्म तो जन्म ये दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, कभी भी कोई इनको जुदा नहीं कर पाएगा। बेशक जब तक इन दोनों के दरमियान प्यार था सब कुछ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत चल रहा था। अक्सर गॉडेस ऑफ लव किंग से कहा करती थी जब हम डिवाइन रेल्म में चले जाए तभी हम एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ेंगे, हम दोनों का प्यार हमेशा इसी तरह से कायम रहेगा और अक्सर हम लोग इस वैली में आकर रहा करेंगे, क्योंकि वैसे भी मुझे गॉडेस ऑफ लव का टाइटल तो मिल चुका है। अब बस सिर्फ तुम्हारी 9 ट्रायल्स की बारी है, तुम अपने 9 ट्रायल्स को कंप्लीट करने के बाद राक्षसा गॉड बन जाओगे। जिस पर किंग जवाब देते हुए कहता है कि हां बेशक ये काम थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन फिक्र मत करो, मैं इसमें जरूर कामयाब होऊंगा। जिस पर गॉडेस ऑफ लव भी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहती है कि हां मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इसके बाद ब्रदर किंग यहाँ से राक्षसा गॉड के 9 ट्रायल्स देने के लिए जा चुका था। पीछे की तरफ गॉडेस ऑफ लव कई अरसे तक उसका इंतजार करती रही। इसी तरह इंतजार करते करते एक लंबा अरसा गुजर जाता है। अचानक एक दिन गॉडेस ऑफ लव को ब्रदर की नाता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। लेकिन दूसरी तरफ किंग के चेहरे पर कोई भी खुशी दिखाई नहीं दे रही थी। गॉडेस ऑफ लव किंग को देखते हुए खुश होकर फोन से आगे की तरफ बढ़ते उसके गले लग जाती है, क्योंकि वो इतने अरसे बाद किंग से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। मगर साथ ही साथ वो किंग से सवाल करते हुए कहती है कि किंग वैसे तुम अभी भी लेवल 99 पर क्यों हो, क्योंकि गॉड बनने के बाद तो सबका लेवल 100 हो जाता है। इस पर किंग जवाब देते हुए कहता है कि हां मैं बस गॉड बनने से सिर्फ एक ही कदम दूर हूं, क्या उस कदम में तुम मेरे साथ दोगे? ये कहते साथ ही अचानक हम देखते हैं कि किंग ने अपने पास से एक ड्रैगन निकालते हुए तीसी के साथ गॉडेस ऑफ लव की बॉडी में घुसा दिया। जिस धोखे को देखकर तो गॉडेस ऑफ लव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता, क्योंकि उसके सच्चे प्यार ने ही उसे धोखा दे दिया है और ये उसकी बॉडी में मौजूद कोई नॉर्मल डैगर नहीं था बल्कि ये था गॉड स्लेइंग डैगर, जिसका इस्तेमाल करते हुए किसी भी गॉड को जान से मारा जा सकता है। गॉडेस ऑफ लव ये देखकर समझ गई थी कि किंग ने मुझे धोखा सिर्फ इसलिए दिया ताकि वो मेरी कुर्बानी देकर खुद गॉड बन सके और यही बात उसे सबसे ज्यादा दुख दे रही थी। जहां पर गॉडेस ऑफ लव की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी, दूसरी तरफ किंग जोर-जोर से हंसते हुए कह रहा था कि मैंने कर दिखाया, अब मैं पूरी तरीके से गॉड बन चुका हूं, मैंने आखिरी कदम भी पूरा कर दिया। इसी तरह केवल हंसी के साथ किंग यहां पर गॉडेस ऑफ लव को मर्तबा छोड़कर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ गॉडेस ऑफ लव पीछे की तरफ अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल था, उसकी आंखों में आंसू थे और उसका दिल पूरी तरीके से ठंडा पड़ चुका था और गॉडेस ऑफ लव के दिल में प्यार के लिए नफरत आ चुकी थी। इसी नफरत को वहां पर मौजूद एक ईविल गॉडेस महसूस कर लेती है। इसलिए गॉडेस ऑफ लव जैसे ही मरी उसकी डिवाइन बॉडी पर फौरन से ईविल गॉडेस ने कब्जा कर लिया, जिसके बाद की कहानी तो हम सब लोगों को मालूम है। सीन शिफ्ट होकर वापस से वैली ऑफ लव एंड पैशन के अंदर आ गया, जहां पर हम देखते हैं कि मिस टांगू टोंग ने यूहो के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था और वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। यूहो ये देखकर जितना तेजी के साथ हो सके मिस टांगू टोंग की तरफ चिल्लाते हुए भागता हुआ जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ वांग कानी भी अपने हाथों में मिस टांगू टोंग को लेकर बैठी हुई थी। मिस टांगू टोंग धीमी आवाज में कहती है कि मैं जीत गई। तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईविल गॉडेस का असर मिस वांग कानी की बॉडी से खत्म हो गया। इसलिए वो भी फौरन से होश में आते हुए टांगू टोंग को ऐसी हालत में देखकर इमोशनल होते हुए कहती है कि हां बेशक तुम जीत गई लेकिन टांगू टोंग तुम मर नहीं सकती। ये कहते हुए वांग कानी ने रोना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ से यूहो भी इसी तरह से इमोशनल होकर तीसरे के साथ टांगू टोंग की तरफ भागता हुआ आ रहा है। मिस टांगू टोंग यूहो को दूर देखकर वांग कानी से कहती है कि मेरा सारा प्यार ले लो और वो प्यार यूहो को दे देना, मैं चाहती हूं कि तुम यूहो के साथ हमेशा रहो और उसे बहुत सारा प्यार करो। ये कहते हुए मिस टांगू टोंग की आंखों में आंसू थे। साथ ही साथ वो यूहो की तरफ देखते हुए कहती है कि यूहो मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ ही अपनी जिंदगी गुजारूं, मैं तुम्हारी बीवी बनकर हमेशा तुम्हारा हाथ पकड़ते हुए चलना चाहती थी, लेकिन लगता है कि शायद ये मेरी किस्मत में ही नहीं। और ये सब कहती है अचानक से हम देखते हैं कि मिस टांगू टोंग का हाथ नीचे की तरफ गिरने लगता है, जो देखकर यूहो की आंखों में भी आंसू भर आए थे। वो चिल्लाते हुए टांगू टोंग का नाम लेकर तीसरे के साथ जंप करते हुए फौरन से यहाँ पर टांगू टोंग का हाथ पकड़ लेता है। साथ ही साथ वो धीरे से टांगू टोंग के पास आते हुए कह रहा था कि प्लीज ऐसा मत करो। मिस वांग कानी भी सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। यूहो ने टांगू टोंग को अपनी गोद में उठा लिया था और वो रोते हुए कह रहा था कि प्लीज टांगू टोंग अपनी आंखें खोलो, लेकिन अब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। मिस टांगू टोंग की बॉडी से बहुत सारा खून बह चुका है। टांगू टोंग को इस तरह से मरते हुए देखकर यूहो भी इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, वो भी दर्द के मारे जोर-जोर से रोने लगता है। मिस वांग कानी भी सदमे में खुद से सवाल करते हुए कह रही थी कि आखिर ये मैंने क्या कर दिया, टांगू टोंग को मरना नहीं चाहिए था, लेकिन वो बेचारी भी ईविल गॉडेस के कंट्रोल में थी, उसने भी खुद को समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ यूहो जो कि टांगू टोंग की लाश को अपनी गोद में उठाकर उसके साथ अपने पास की सारी मेमोरीज याद कर रहा था कि कैसे जब वो लोग पहली बार मिले थे तो टांगू टोंग ने यूहो से कहा था कि मेरे कुछ रूल्स हैं, अगर तुम उन्हें फॉलो करोगे तभी तुम इस रूम में रह पाओगे और यूहो ने वो सब माना था। धीरे-धीरे ये सब चलता रहा और आखिरकार वो दिन जब टांगू टोंग ने अपनी असलियत यूहो के सामने जाहिर कर दी थी। साथ ही साथ वो अपने दिल की बात भी यूहो से कह देती है कि यूहो मैं तुमसे प्यार करती हूं, आज से मैं तुम्हारी हुई और तुम मेरे। इसके बाद से हमारी जिंदगी में जो भी मुश्किल आएगी हम दोनों मिलकर उस मुश्किल का सामना करेंगे। ये सारी इमोशनल बातें याद करते हुए यूहो रोते हुए यहाँ मिस टांगू टोंग से कह रहा था कि तुमने मुझसे वादा किया था कि जो भी मुश्किल आएगी हम दोनों उस मुश्किल का सामना मिलकर करेंगे, लेकिन अब तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम मुझे इन मुश्किलों के लिए अकेले कैसे छोड़ सकती हो? प्लीज जाग जाओ, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। जो सब कहते हुए यूहो यहाँ जोर से रोते हुए मिस टांगू टोंग का नाम चिल्लाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस वैली ऑफ लव एंड पैशन का मौसम भी बदलना शुरू हो गया था, क्योंकि अब ईविल गॉडेस यहाँ से मर चुकी है। तो ये पूरी की पूरी वैली ऑफ लव एंड पैशन वाली स्पेस कोलैप्स करके गायब होने लगी। साथ ही साथ वो यहाँ पर अंदर मौजूद सारे के सारे इंसानों को बाहर की तरफ टेलीपोर्ट कर देती है। जहाँ क्लिफ पर हम देखते हैं कि यूहो ने मिस टांगू टोंग की लाश को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। पीछे की तरफ वांग कानी भी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा उदास दिखाई दे रही थी। वो अपने मन में कह रही थी कि टांगू टोंग तुम जीत चुकी हो, तुम्हारे एक्शंस ने साबित कर दिया कि तुम यूहो को मुझसे भी ज्यादा प्यार करती हो। तुम यूहो के लिए पहले मुझसे फाइट करती रही और फिर यूहो को ही बचाने के लिए तुमने बिना किसी लालच के खुद को ही कुर्बान कर दिया। जबकि दूसरी तरफ बेशक मैं भी यूहो को चाहती थी, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ हराकर ही यूहो को हासिल करना चाहती थी। इसलिए जीतने के बाद भी मैं तुमसे हारा वो फील कर रही हूं। बेशक तुम जीतना डिजर्व करती हो, ये सब कुछ सच है, लेकिन ये सब कहते हुए अचानक से मिस वांग कानी इमोशनल होकर कहती है मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर ये सब कुछ सच भी है तब भी आखिर मेरे दिल में इतना ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है। आज टांगू टोंग तुम्हारी जगह ये कदम मैंने उठाया होता और मैंने खुद को यूहो के लिए कुर्बान कर दिया होता, पर शायद अभी इस अफसोस को कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं हार चुकी हूं। यूहो हमेशा तुमसे प्यार करता है और तुमसे ही प्यार करता रहेगा। ये चीज जिंदगी भर कभी भी नहीं बदलने वाली। जो सब कहते हुए वांग कानी यहाँ यूहो और टांगू टोंग को छोड़कर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद पीछे की तरफ यूहो जिसके हाथों में टांगू टोंग थी वो अचानक से आसमान की तरफ देखते हुए गॉड टैंगसेंग को याद करते हुए कहता है कि गॉड किंग तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। टांगू टोंग को दोबारा से जिंदा करने का जरूर कोई ना कोई रास्ता होगा, प्लीज मेरी मदद करो। इवन मैं अपनी जिंदगी भी देने के लिए तैयार हूं, मेरी जिंदगी और मेरी सोल के बदले क्या तुम टांगू टोंग को दोबारा से जिंदा कर सकते हो? ये सब कहते हुए यूहो अपने घुटनों पर आ चुका था। साथ ही साथ वो इमोशनल होते हुए कहता है कि प्लीज मुझे मना मत करना। ये सब कहते हुए यूहो जब इमोशनल हो रहा था तभी अचानक मिस टांगू टोंग के माथे ने चमकना शुरू कर दिया, जिसके साथ हम देखते हैं कि मिस टांगू टोंग की बॉडी के अंदर से रेड हार्ट ब्रोकन एलेक्सा निकलकर बाहर की तरफ आ गया और उसकी एनर्जी की वजह से मिस टांगू टोंग ने दोबारा से धीरे-धीरे करके रिकवर करना शुरू कर दिया। यूहो भी मिस टांगू टोंग की बॉडी में
लाइफ एनर्जी को दोबारा से महसूस करके काफी ज्यादा खुश हो गया, मगर ये लाइफ एनर्जी धीरे धीरे करके कम होती जा रही थी, जो देखकर यूहाओ हैरान हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तभी अचानक स्पेस टाइम ट्रैक पोर्टल की दूसरी तरफ से तांगसेन की आवाज सुनाई थी, जो कि कह रहा था कि गॉड किंग होने के नाते मैं डिवाइन रेल्म के लास्ट के हिसाब से बंधा हुआ हूं, मैं चाहकर भी मोटर रेल्म में डायरेक्टली इंटरफियर नहीं कर सकता। ये रेड हार्ट ब्रोकन एलेक्सर भी वही पुराना एलेक्सर है जिसकी थोड़ी बहुत एनर्जी अभी भी मिस टांगुटोंग की बॉडी में सही सलामत बची हुई थी। इसलिए मैंने इस रेड हार्ट ब्रोकन एलेक्सर का इस्तेमाल करते हुए उसकी डिवाइन कॉन्शियसनेस को थोड़ा सा सेव करते हुए उसकी स्पिरिट सी के अंदर बचा दिया है। पूरी तरीके से मैं टांगुटोंग को चाहकर भी जिंदा नहीं कर सकता। ये सब सुनकर यूहाओ को काफी ज्यादा बुरा महसूस होता है। वो ऊपर की तरफ दिखते हुए कहता है, मगर तुम एक गॉड किंग हो, जरूर तुम्हारे पास टांगुटोंग को दोबारा से पूरी तरीके से ठीक करने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही। जिस पर तांगसेन यूहाओ को कोई सही जवाब नहीं देता, बल्कि वो अपना जवाब एक पहेली में उलझा देता है, जिसका फिलहाल तो हम लोगों को समझ नहीं आया। लेकिन वो स्पेस टाइम ट्रैक पोर्टल को बंद करते करते यूहाओ से कहता है कि टांगुटोंग जहां से आई थी उसे वापस उसके घर ले जाओ। और इसी के साथ तांगसेन यहां से गायब हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ के बाकी के दोस्त भी वैल्यू ऑफ लव एंड पैशन से बाहर आ चुके थे और वो टांगुटोंग और यूहाओ को इस तरह से डिप्रेशन में देखकर काफी सारा उदास हो जाते हैं। दूसरी तरफ यूहाओ धीरे धीरे से टांगुटोंग को लेकर उसके घर की तरफ रवाना होने लगा। और यहाँ लोगों के जाने के बाद हम देखते हैं कि वैल्यू ऑफ लव एंड पैशन को भी गॉडेस ऑफ लव की सोल ने हमेशा हमेशा के लिए बंद करने का फैसला कर दिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ यूहाओ पर आ जाता है, जो कि टांगुटोंग को लेकर धीरे धीरे से जंगल से बाहर की तरफ बढ़ता रहा था और उसके दोस्त भी पीछे पीछे आते जा रहे थे। यहाँ यूहाओ टांगुटोंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि टांगुटोंग ने मुझे बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया और वो पूरी तरीके से डीप स्लीप में जा चुकी है, लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ पर यूहाओ आखिरी क्लिफ पर आकर खड़ा हो चुका था, जहाँ ज़्याओ आगे की तरफ बढ़ना चाहती थी, लेकिन मिस ज़्याओ उसे मना करते हुए कहती है कि नहीं ऐसा मत करो, क्योंकि दूसरी तरफ यूहाओ ने फैसला कर लिया था कि वो टांगुटोंग को खुद ही उसके घर लेकर जाएगा। इवन कि अभी हाल में यूहाओ ने एक बड़ी लंबी फाइट लड़ी है, वो बुरी तरीके से इंजर्ड है, लेकिन यूहाओ को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने मन में कह रहा था कि जरूर अंकल न्यू और अंकल डाई के पास कोई ना कोई सलूशन होगा, वो शायद हमारी कोई मदद कर सके। इसलिए यूहाओ यहाँ मास्टर ज़ुआन की तरफ देखते हुए कहता है कि मास्टर ज़ुआन, मैं टांगुटोंग को लेकर हाउटिया सेट जा रहा हूँ, जिस पर हम देखते हैं कि मास्टर ज़ुआन ने भी यूहाओ को इजाजत दे दी थी। तो यूहाओ फिर से टांगुटोंग को लेकर हाउटिया सेट की तरफ उड़ना शुरू कर देता है। ये सफर काफी सारा लंबा था, लेकिन बीच में यूहाओ बिना आराम करे लगातार सफर करते करते आखिरकार हाउटिया सेट पहुंच जाता है, जहां मास्टर न्यू और मास्टर डाई तो मिस टांगुटोंग की ऐसी हालत देखकर काफी सारा परेशान हो चुके थे। वो टांगुटोंग को लेकर फौरन से अंदर की तरफ ले जाते हैं, जबकि बाहर यूहाओ अभी भी इंतजार करता रहा। वो अपने मन में कह रहा था कि टांगुटोंग, तुम मुझे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकती, तुम्हें मेरे लिए वापस आना होगा। लेकिन अंदर की तरफ यहाँ टांगुटोंग की पूरी तरीके से चेकअप करने के बाद मास्टर न्यू और मास्टर डाई इसी बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि टांगुटोंग कभी होश में आ भी पाएगी या नहीं, और अगर किसी दिन वो होश में आ भी जाए तो शायद ऐसा होगा कि वो अपनी सारी कल्टिवेशन हमेशा के लिए खो दे। दूसरी तरफ यहाँ बाहर की तरफ कई दिन गुजर चुके थे, लेकिन यूहाओ अपनी जगह से हिला तक नहीं। वो स्नो में अभी भी अपनी जगह पर खड़ा इंतजार करता जा रहा था। तभी अचानक मास्टर न्यू यूहाओ के पास आकर कहते हैं कि यूहाओ तुम्हें वापस ले जाना चाहिए, टांगुटोंग घर आ चुकी है, अब हम उसका ख्याल रख लेंगे। बेशक मास्टर न्यू को यहाँ ये सब कहते हुए काफी बुरा लग रहा था, मगर वो जानते हैं कि इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। पीछे की तरफ यूहाओ भी यहाँ मास्टर न्यू को जाता हुआ देखकर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं हेमन की कसम खाता हूँ, मैं इस दुनिया के अंदर खुद को ताकतवर करता रहूंगा, तब तक खुद को ताकतवर करूंगा जब तक मुझे कोई रास्ता न मिल जाए टांगुटोंग को दोबारा से जगा देने का। क्योंकि ये सब कहते हुए यूहाओ को होली स्पिरिट चर्च और सन मून एम्पायर पर भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहा था, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये लोग वैल्यू ऑफ लव एंड पैशन की तरफ दिखे ले गए और मिस टांगुटोंग की हालत हो गई। यूहाओ उनसे भी खून का बदला खून के तौर पर लेना चाहता है। इसके बाद यूहाओ वापस अपने टांगसेट की तरफ रवाना हो गया। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर टांगसेट और शेकी एकेडमी पर आ गया, जहां पर हम देखते हैं कि मास्टर जीवन ने कई सारे सोल गाइडेंस और साथ ही साथ ज़्यूची डिवाइन क्रॉसबो कैनन बना दिए थे और वो इनको स्टारलू एम्पायर की तरफ भिजवा देता है। साथ ही साथ उन्होंने कुछ इनविंसिबल शील्ड यानहून एम्पायर के लिए बनवाए थे, जहां वो अपने सोल्जर से कहते हैं कि ये बैच उन तक पहुंचा दो और उनसे कहना कि फाइनल पेमेंट भी तुम लोगों को दे दे, वो भी लेकर वापस आ जाना। यहाँ ये सारी बातें सुनकर हमें समझ आ जाता है कि टांगसेट ने सोल गाइडेंस वेपन्स बनाना शुरू कर दिए हैं, जिन्हें वो अलग-अलग एम्पायर्स को बेच रहे हैं ताकि वो सन मून एम्पायर के खिलाफ जंग में खुद को तैयार कर सके। और अब तक यहाँ काफी सारे महीने गुजर चुके थे। टांगसेट ने भी अपनी आर्मी को तैयार करना शुरू कर दिया था, जिनको देखते हुए जोसेंशी मिस्टर बीबी से कह रहा था कि यूहाओ ने हमारे लिए जो रेयर मेटल सन मून एम्पायर से चुराए थे, उनकी वजह से हमारा टांगसेट काफी सारा तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। ये सब सुनकर मिस्टर बीबी को भी काफी सारा अच्छा लगा, लेकिन वो जोसेंशी को बताता है कि स्टारलू एम्पायर यानहून एम्पायर खुद को ताकतवर कर रही है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि जल्दी सन मून एम्पायर के साथ उनकी जंग छिड़ जाएगी। हम लोगों को भी तब तक खुद को ताकतवर करना होगा, क्योंकि अगर टांगसेट ने खुद को वक्त रहते तैयार नहीं किया तो डोलू कॉन्टिनेंट में ये जो तबाही मचने वाली है उसमें टांगसेट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यहाँ मिस्टर बीबी जब ये सब कह रहा था तो दूसरी तरफ फरीना में हम लोग यहाँ पर फेंग जुई चेन और साथ ही साथ में सीगुई की फाइट होता हुआ भी देख रहे थे, जो दोनों ही कमाल के सोर्समैन थे। और इन दोनों की फाइट देखकर वहां पर मुझे ऑडियंस इन दोनों को चीयर कर रही है। सिस्टर यीगुई, अगर दोस्तों आप लोगों को याद हो तो ये वही लड़की है जिसे अंडरग्राउंड सोल गाइडेंस कंपटीशन के दौरान यूहाओ ने अपने स्पेक्ट्रल अंडरग्राउंड के अंदर कैद कर लिया था और सब लोगों को लगा था कि यूहाओ ने उसे पूरी तरीके से जान से मार डाला है, लेकिन वो बात सच नहीं थी। यूहाओ ने वापस आने के बाद यीगुई को रिलीज कर दिया, जिसके बारे में मिस्टर बीबी अपने दोस्तों को बता रहा था कि यूहाओ जब हाउटिया सेट से वापस आया तो उसने यीगुई को अपने स्पेक्ट्रल अंडरग्राउंड से रिलीज कर दिया। साथ ही साथ वो उसी के बाद से सेक्युलेशन में जा चुका है और वो अभी तक सीक्रेट चैंबर से निकलकर बाहर नहीं आया। जो सुनकर शीशे जवाब देते हुए कहता है कि इसका मतलब कि ये लड़की यीगुई अब हमारी ही टांगसेट में रहेगी। दूसरी तरफ फरीना में हम देखते हैं कि मिस यीगुई भी फेंग जुई चेन से कह रही थी कि तुम्हारे सोर्स स्किल्स वाकई में कमाल के हैं, कहना पड़ेगा कि टांगसेट में टैलेंट्स की कोई भी कमी नहीं। यहाँ पर रहकर लोगों के साथ फाइट करते हुए खुद को काफी अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर पा रही हूँ। अपनी और अपने टांगसेट की ये तारीफ सुनकर फेंग जुई चेन भी मिस यीगुई का शुक्रिया अदा करता है। तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक सोल्जर भागता जोसेंशी और मिस्टर बीबी के पास आकर उन्हें रिपोर्ट करने लगा। उन्हें बताता है कि एक लड़की मिस नैनक्यू आर्ट ड्रैगन सेक्स से वो यहाँ पर हमारी मदद मांगने के लिए आई है। वो लड़की बाहर इंतजार कर रही है, बताइए कि मैं क्या करूँ। मिस्टर बीबी तो नैनक्यू का नाम सुनती उसे पहचान किया था, इसलिए वो फौरन अपने दोस्तों को लेकर बाहर की तरफ आ गया, जहाँ पर ये लोग मिस नैनक्यू से मिलते हैं। मिस नैनक्यू जख्मी हालत में यहाँ पर लोगों से मदद मांगते हुए कह रही थी कि प्लीज मेरी मॉम को बचा लो, मैं तुम लोगों से भीख मांगती हूँ। जो सुनकर तो यहाँ मिस जेंग ने सवाल करते हुए कहती है कि नैनक्यू शांत हो जाओ और शुरू से हमें सब कुछ बताओ कि आखिर क्या हुआ। इस पर हम देखते हैं कि मिस नैनक्यू ने यहाँ पर लोगों को बताना शुरू कर दिया कि जब लास्ट फाइनल में शेकी एकेडमी और टांगसेट का फाइनल मैच होने वाला था तो वहाँ पर सारे के सारे सेक्स वाले लोग मौजूद थे, मगर चूंकि तुम लोगों को पहले मालूम हो चुका था और तुम लोग वहाँ पर नहीं आए तो तुम लोगों के जाने के बाद क्राउन प्रिंस ने हम सब लोगों को कैद कर लिया। मेरी मॉम ने अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए कैसे तैसे मुझे उनके शिकंजे से भागने में मदद करी, लेकिन मेरे भागने के बाद मेरी मॉम के साथ वहाँ पर यकीनन काफी सारा बुरी तरीके से जुल्म किया जा रहा होगा। वो इवल सोल मास्टर्स बहुत ही सारा बेरहम है। यहाँ पर इवल सोल मास्टर्स का नाम सुनकर तो यीगुई को भी काफी सारा गुस्सा आ गया। वो इवल सोल मास्टर्स से बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी, इसलिए आगे की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि नैनक्यू मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। लेकिन ज़्यादा उसका हाथ पकड़ती है, उसे आगे जाने से मना करती है। दूसरी तरफ मिस्टर बीबी आगे की तरफ बढ़कर नैनक्यू से सवाल करते हुए कहता है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्राउन प्रिंस के हाथों से इतने पावरफुल कल्टिवेटर भी बाकर नहीं आ पाए तो तुम आखिर इतने लोकल ट्यूशन के साथ वहां से बचकर कैसे आ गई। मिस नैनक्यू ये सवाल सुनकर हैरान होते हुए जवाब देकर कहती है कि मैं क्राउन प्रिंस की कोई जासूस नहीं हूँ, लेकिन मिस्टर बीबी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि क्राउन प्रिंस ने ये सब कुछ जानबूझ के होने दिया होगा। वो चाहता है कि मिस नैनक्यू बाहर आकर सब लोगों को ये बात बता दे और जैसे बाकी के सेक्टर एकेडमी अपने लोगों को बचाने के लिए वहां पर जाकर हमला करेंगे तो क्राउन प्रिंस बारी-बारी करके उन सब लोगों को भी अपने शिकंजे में फंसा लेगा। इसलिए मिस्टर बीबी यहाँ पर मिस नैनक्यू से कहता है कि बेशक हम तुम्हारी मॉम को बचाएंगे, लेकिन ये काम जल्दबाजी वाला नहीं है। हम लोगों को स्टारलू एम्पायर और यानहून एम्पायर के साथ खुद को ताकतवर करना होगा ताकि जंग होने से पहले हम लोग पूरी तरीके से तैयार हो। एक बार हम सन मून एम्पायर पर हमला करते हुए उनसे बदला ले लेंगे। ये सुनकर मिस यीगुई हैरान होते हुए कहती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, क्या हम लोग उनकी मदद करने
के लिए नहीं जाएंगे। जिस पर जोसेंशी आगे की तरफ आकर जवाब देते हुए कहता है कि बेशक हम उन सबकी मदद करेंगे। ईटा उसकी बात को पूरा करते हुए कहता है मगर सही वक्त आने पर। तब का टाइम सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा जब सन मून एम्पायर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि उन पर हमला किया जा सकता है। ये सारी बातें डिस्कस होने के बाद हम देखते हैं कि मिस्टर बीवी यहाँ पर मिस नैनक्यू से कहता है कि नैनक्यू तुम हमारे डांग में तब तक रहो क्योंकि बाहर तुम्हें खतरा है। मैं शेक एकेडमी को भी तुम्हारे बारे में इन्फॉर्म कर देता हूँ। हम लोग यूहो के सेक्युलेशन से बाहर आने का इंतजार करेंगे। एक बार यूहो सेक्युलेशन से बाहर आ जाए उसके बाद हम लोग एक न्यू टीम बनाते हुए तुम लोगों की मदद करने के बारे में सोचेंगे। ये सब सुनकर हम देखते हैं कि मिस युगुई ने भी फिर से आगे की तरफ बढ़ते हुए शेक एकेडमी को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया था क्योंकि वो भी इनका साथ देना चाहती है। साथ ही साथ वो लोगों को अपने पास के बारे में बताती है कि मेरी मॉम इविल सोल मास्टर्स के साथ ही फाइट करते हुए मारी गई थी और मैं उन्हीं की मौत का बदला लेने के लिए सन मून एम्पायर के अंडरग्राउंड सोल गार्डियंस कॉम्पिटिशन में गई हुई थी क्योंकि मैं जानती थी कि होली स्पिरिट चर्च भी वहां पर आएगा। मुझे उनके साथ फाइट करते हुए एक बात तो समझ आ गई थी कि मैं पूरे होली स्पिरिट चर्च को खत्म नहीं कर सकती, लेकिन मरने से पहले मैं अपने साथ ज्यादा से ज्यादा इविल सोल मास्टर्स को लेकर जाना चाहती थी। और जब तुम लोगों की बातें और तुम लोगों का मिशन देखने के बाद मैं तुम लोगों का साथ देना चाहती हूं क्योंकि इविल सोल मास्टर्स की वजह से मेरी मदर तो मारी गई, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं नैनक्यू की मॉम को मरने नहीं दूंगी। ये सुनकर तो मिस नैनक्यू इमोशनल होकर आगे की तरफ बढ़ते हुए युगुई का हाथ पकड़कर उसका शुक्रिया अदा करती है। मिस यांगन को भी ये देखकर काफी सारा अच्छा लगा था, इसलिए आगे की तरफ आकर युगुई और साथ ही साथ नैनक्यू से कहती है कि अब तुम दोनों टांगसेट में ही रहने वाली हो तो चलो मेरे साथ, मैं तुम दोनों को तुम्हारा रूम दिखा देती हूं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर टांगसेट के सीक्रेट चैंबर पर आ जाता है जहां एक आइस के अंदर हम देखते हैं कि यूहो बैठकर सेक्युलेशन में कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था। वहां की एनर्जी बहुत ही ज्यादा फियर्स थी जिस वजह से यूहो की बॉडी पर कट भी लग रही थी, लेकिन दूसरी तरफ यूहो हार ना मानते हुए कहता है कि मैं किसी भी हाल में अपने कल्टीवेशन गोल को पूरा करके रहूंगा। जब तक मैं अपने कल्टीवेशन गोल तक नहीं पहुंच जाता तब तक चाहे मुझे मौत भी आ जाए मैं सेक्युलेशन से बाहर नहीं जाऊंगा। ये सब कहते हुए यूहो अपनी बॉडी से और भी ज्यादा खतरनाक एनर्जी अनलीश करने लगा और इसी के साथ वो लगातार इसी तरह से अपने कल्टीवेशन को बूस्ट करता रहता है। जो एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि डिवाइन रेल में मौजूद टांगसिंग भी उसे देख पा रहा था। और जैसा कि हम जानते हैं कि डिवाइन रेल में वक्त काफी सारा तीसी के साथ गुजरता है तो टांगसिंग ये सब देख रहा था कि कितनी सदियों से सन मून एम्पायर जिस जंग को शुरू करना चाहता था और तीसी के साथ गुजरते उस लम्हे पर आ चुका है। सन मून एम्पायर ने अपनी आर्मी को दोबारा से जंग के लिए तैयार कर लिया। ये बेगुनाह लोगों का खून इस जमीन पर बहने वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टार्लू नेशनल एम्पायर और टियानगुन एम्पायर भी खुद की आर्मी को पूरी तरीके से तैयार कर लेता है। इवन कि होली स्पिरिट चर्च ने भी अपनी इविल सोल मास्टर्स को इस जंग के लिए तैयार कर लिया था। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर वांग काइनी पर भी आ गया जो कि बीस्ट फॉरेस्ट में अकेले बैठी हुई थी। यहाँ पर टांगसिंग कहता है कि दुनिया में जब जब चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा तब तक दुनिया को बचाने के लिए एक मसीहा भी सामने की तरफ आया। वक्त आ चुका है यूहो कि तुम अपनी रोशनी से आसमान को चीर दो और इस काली अंधेरी रात को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। टांगसिंग की ये कहते साथ ही अचानक हम देखते हैं कि यहाँ सीक्रेट चैंबर का दरवाजा ओपन हो जाता है जो देखकर यूहो के दोस्तों काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे क्योंकि उसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैंडसम नौजवान निकलकर बाहर की तरफ आ गया। और ये नौजवान असल में कोई और नहीं बल्कि हमारा ही यूहो है जिसकी स्माइल के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।